डॉक्टर अमित का लक्ष्मी चौक में एक बहुत बड़ा क्लिनिक था। सारा दिन उसके क्लिनिक पर मरीजों का आना जाना लगा रहता। ऐसे एक दिन एक आदमी डॉक्टर अमित के क्लिनिक पर आता है और दवाई दिखाते हुए बोलता है, डॉक्टर साहब, अब पिछले हफ्ते आपने दवाई दी थी। अरे वो खाने के बाद भी मेरे पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे आप बताइए, कौन सी दवाई दी आपने? अरे इतनी दवाई खाई कि पेट में गर्मी हो गई, लेकिन पाँव ठीक नहीं हुआ। आप बता तो दीजिए, आखिर दे क्या रहे हो? जी मैं डॉक्टर हूँ, कोई जादू टोने वाला तो नहीं हूँ कि झाड़ फूक मारूं और आपके पैरों का दर्द छूमंतर कर दूं। कम से कम 15 दिन आप लगातार दवाई खाएंगे, तब जाकर आपके इन पैरों का दर्द कम होगा। अरे डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, और फिर भी थोड़ा बहुत असर तो दिखना चाहिए ना। अरे इतनी महंगी महंगी दवाई खाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपसे ही तो शिकायत करूँगा ना, और डोनाल्ड ट्रम्प के पास थोड़ी जाऊँगा। दवाइयाँ मैं अपने घर पर नहीं बनाता हूँ तो मैं डिस्काउंट करके दूँ। मैं तो बस अपने आप की फीस लेता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपको आराम नहीं है तो आप अपना डॉक्टर बदल लीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और चुपचाप डॉक्टर को उनकी फीस देकर वहाँ से चला जाता है। अमित सिर्फ एक नाम का ही डॉक्टर था। उसे दवाई के नाम पर केवल लोगों से पैसे ठगने का ज्ञान था। क्लिनिक पर आने वाले सभी मरीजों से वो बराबर के पैसे लिया करता, चाहे किसी को जुकाम हो चाहे किसी को बुखार हो। ऐसे एक दिन गौरी नाम की एक लड़की अपनी दादी शांति के साथ उसके क्लिनिक पर आती है। शांति बुरी तरीके से कांप रही थी। तभी गौरी बोलती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, रात से ना मेरी दादी को बहुत तेज बुखार है। हमने घर पे इन्हें पैरासीटामोल भी दी थी, लेकिन इनका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारी रात मैंने इनके माथे पे ठंडे पानी की पट्टी रखी है, पर इनका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्लीज आप चेक करके बताइए ना इन्हें क्या हुआ है। जी आपने इतनी डॉक्टरी की है तो फिर खुद ही यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें लाने की जरूरत क्या है। खैर मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर शांति की नब्ज पकड़कर देखता है, जिसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करता है और बोलता है, आपकी दादी की कंडीशन तो बहुत सीरियस है, इन्हें 5 दिन यहीं क्लिनिक में भर्ती करना होगा। इनको ग्लूकोज चढ़ेगा। ग्लूकोज चढ़ेगा? पर क्यों? मेरी दादी को तो सिर्फ बुखार हुआ है ना। देखिए मैडम, आपकी दादी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं और इस उम्र में थोड़ी सी बीमारी ज्यादा हो जाती है। उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद आप ग्लूकोज लगवा लीजिए। तब तक मैं इनको मेडिसिन दे देता हूँ। गौरी ये सोचकर ब्लड टेस्ट करवाने का फैसला लेती है, जिसके बाद डॉक्टर शांति का ब्लड सैंपल लेते हैं और कुछ देर बाद एक लड़का जाकर शांति के ब्लड सैंपल ले जाता है। तभी डॉक्टर अमित बोलते हैं, शाम को रिपोर्ट आ जाएगी मैडम की, आप लेने के लिए आ जाना। बाकी यह मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, आप अपनी दादी को दे दीजिएगा। आपकी दवाई और ब्लड टेस्ट का मिलाकर 2000 रुपया हो गया। डॉक्टर अमित की बात सुनकर गौरी दवाइयाँ लेती है और 2000 रुपए अमित को देकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब गौरी डॉक्टर अमित के क्लिनिक पर शांति की रिपोर्ट लेने आती है, तब रिपोर्ट दिखाते हुए अमित बोलता है, अब आप अपनी आंखों से पढ़ लीजिए मैडम कि आपकी दादी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कितनी कमी है और उनके ब्लड सेल्स भी कितने कम हो गए हैं, और ना खाने की वजह से उन्हें टाइफाइड का इशू हो गया है। इसलिए उन्हें 5 दिन क्लिनिक में एडमिट करना होगा। पर डे 5000 का खर्चा आएगा। 5000 तो बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, हम गरीब परिवार से हैं। सुबह ही मैंने आपको 2000 दिए हैं, वो मेरी पूरे महीने की बचत है। 5000 एक दिन में बहुत ज्यादा है, थोड़ा तो कम कर लीजिए ना। ठीक है, आपके पूरे इलाज का 25000 बन रहा है। मैं आपकी दादी का इलाज पूरा करके 20000 में कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, आप अपनी दादी को ठीक करवाना चाहती हैं या फिर उन्हें मौत के घाट उतारना चाहती हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, 20,000 में अपनी दादी के इलाज के लिए ले आऊंगी। आप कल ही मेरी दादी का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। इतना कहकर गौरी वो रिपोर्ट लेकर घर पर चली जाती है। अगले दिन सुबह गौरी शांति को डॉक्टर अमित के क्लिनिक में एडमिट करवा देती है। डॉक्टर अमित ग्लूकोज लगाने का प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी कड़ी मेहनत करके जैसे तैसे हर दिन पैसे इकट्ठा करना शुरू करती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, पर शांति की हालत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आती। ये देखकर गौरी बोलती है, डॉक्टर साहब मेरी दादी ठीक होने की जगह और बीमार क्यों होती जा रही हैं? आप उनका इलाज सही से नहीं कर रहे हैं क्या? मैडम जी, डॉक्टर मैं हूँ या आप? अगर आपको अपना इलाज के बारे में इतना सब कुछ जानकारी है तो आप खुद ही क्लिनिक खोल लीजिए और लोगों का इलाज करना शुरू कर दीजिए।
अपनी दादी को मेरे पास लेकर क्यों आई हैं? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अब मुझे अपना काम करने दीजिए और मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अमित की बातें सुनकर गौरी कुछ नहीं कहती और 5 दिन तक अपनी दादी का ट्रीटमेंट पूरा करवा देती है। पर इस ट्रीटमेंट से शांति को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गौरी शांति को लेकर घर पर आ जाती है। डॉक्टर साहब, इलाज तो पूरा हो गया। क्या अब दादी को किसी और चीज की भी जरूरत है क्या? अब वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, मैंने जो उनका 5 दिन का इलाज किया है ना, अब आपको उसका असर दिखना शुरू हो गया है। बाकी मैं आपको कुछ यह दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें आप लगातार 15 दिन तक दे दीजिएगा। आपकी दादी के इलाज का 20,000 और इन दवाइयों का मिलाकर पूरा 30,000 हो जाएगा खर्चा। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आप इतने पैसे रखिए, बाकी पैसे मैं आपको थोड़े दिनों में दे दूंगी। इतना कहकर गौरी मेडिकल स्टोर पर जाती है और दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन स्टोर वाले को दे देती है, जिसे पढ़कर स्टोर वाला बोलता है, माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन ये दवाइयाँ आपको कौन से डॉक्टर ने लिख के दिया है? डॉक्टर अमित ने लिख के दिया है। मेरी दादी बहुत बीमार है। पहले 5 दिन उन्होंने मेरी दादी को ग्लूकोज लगाए, उसके बाद अब उनकी दवाइयाँ चल रही है। ग्लूकोज? एक काम कीजिए, अपनी दादी की रिपोर्ट दिखा दीजिए। स्टोर वाले की बातें सुनकर गौरी अपने कंधे पर टंगे बैग पे शांति की रिपोर्ट्स निकालकर स्टोर वाले को देती है। उन रिपोर्ट्स को देखकर स्टोर वाला गौरी से कहता है, ओ मैडम जी, आपको ना ये डॉक्टर ना पागल बना रहा है। शायद आपको पता नहीं है, ये जो रिपोर्ट लेकर आई हो ना आप, वो नकली है। नकली है? पर वो कैसे? क्योंकि जिस लेबोरेटरी में ना डॉक्टर अमित टेस्ट करवाने के लिए भेजते हैं, उन लोगों से मेरी अच्छी खासी जान पहचान है और ज्यादातर लोग ना नकली रिपोर्ट ना वहीं से बनवाते हैं, तो मुझे ये पता है। और तो और आपको पता है, ये जो आप अपनी दादी को दवाइयाँ दे रही हो ना, ये उनकी जान भी ले सकती है। और एक बात और, आप ये दोनों दवाइयाँ अपनी दादी को गलती से एक साथ दे देती हो ना अगर, तो सुबह तक आपकी दादी उठेंगी भी नहीं। और बात रही डॉक्टर अमित की, वो एक नकली डॉक्टर है, उसको कुछ भी नहीं आता जाता है सही से। वो बस ना अपने लालच को पूरा करने के लिए लोगों को लूटता है और कुछ नहीं। एक नंबर का झोला छाप डॉक्टर है वो। स्टोर वाले की बातें सुनकर गौरी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर अमित का सारा सच सबके सामने लाने की ठान लेती है और स्टोर वाले से बोलती है, आपने मेरी मदद करी है इतनी, अब एक मदद और कर दीजिए। मैं डॉक्टर अमित का सच सबके सामने लाना चाहती हूँ, बस आप मेरा साथ दे दीजिए। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन स्टोर वाला और गौरी मिलकर तीनों डॉक्टर अमित के बारे में सारी जानकारी निकलवा लेते हैं और छानबीन के दौरान पता चलता है कि उसका असली नाम भोला है और उनके सारे मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें डॉक्टर अमित नाम लिखा हुआ है वो सारे के सारे नकली हैं, बल्कि एक झोला छाप डॉक्टर है। सारा सच जानने के बाद और सबूत इकट्ठे करने के बाद गौरी और स्टोर वाला दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर वो डॉक्टर अमित का काला चिट्ठा खोलते हैं। जिसके बाद गौरी, स्टोर वाला और पुलिस डॉक्टर अमित के यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब अपना डंडा डॉक्टर अमित के टेबल पर बजाते हुए बोलते हैं, हाँ तो बोला, अरे डॉक्टर अमित बनने का सफर तेरा यहीं खत्म हो गया। अब चल जेल, और जेल में चल के चक्की पीसियो तू। अरे लूटता है लोगों को डॉक्टर बनकर। अरे लोगों की जान से खिलवाड़ किया तूने। अरे लोग डॉक्टर को भगवान समझकर इलाज करवाते हैं और तूने क्या किया, डॉक्टर का नाम बदनाम किया। तेरे को तो इतने डंडे पड़ेंगे ना कि तू पूछ मत। अब झोला छाप डॉक्टर बना है तो पिटेगा भी तो। अब चल जेल। इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार डॉक्टर अमित यानी के भोला को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं और सभी के सामने डॉक्टर अमित के लालची डॉक्टर होने की सच्चाई सामने आ जाती है। साथ ही सही डॉक्टर से इलाज लेने के बाद शांति भी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। मीनल बहुत समय बाद अपने पति नितिन के साथ मायके आती है, तो अपने दामाद की खातिरदारी में मीनल की माँ केतकी बढ़िया पकवान बनाकर दोनों को खाने के लिए परोसती है। सासू माँ, खाना तो लाजवाब बनाया है आपने, सच में बहुत स्वाद है आपके हाथों में। होगा ही, मेरे मायके सा स्वादिष्ट खाना तो तुम्हें और कहीं मिलेगा ही नहीं। माँ जी की तरह मेरे मायके में जल्दी जल्दी खाना बनाकर नहीं रख देती। हमारे घर में भी ठीक ही खाना बनता है। वही तो, ठीक ठाक बनता है, स्वादिष्ट नहीं मेरे मायके जैसा। अरे बेटी, क्या बातें लेकर बैठ गई तू? खाने के समय पर खाने पर ध्यान लगाओ, बातों में नहीं। दामाद जी, ये हलवा लीजिए ना। नहीं नहीं सासू माँ, पेट भर गया है, बस चखने भर के लिए थे ना। अरे खा लो, अच्छे से खाना, ना जाने फिर कब ऐसा स्वादिष्ट खाना नसीब हो तुम्हें। मम्मी जरा भर कर डालो, ये तो ऐसे ही शर्माते रहेंगे। इस तरह मीनल जब भी अपनी मायके आती तो वहाँ के स्वादिष्ट खाने की भर भर कर तारीफ करती।
इसे सुन सुनकर नितिन के कान पक गए थे। लेकिन अब भला बीवी से कौन पंगा ले। एक रोज मीनल की सास साधना पालक छाट रही होती है तो उन पालकों को देखकर मीनल का मुंह बन जाता है। माँ जी, ये कैसी सड़ी गली पालक उठाकर ले आई हो आप? तभी कहूँ कि खाने में स्वाद क्यों नहीं आता। क्या बोल रही है बहू? अरे मैं थोड़ी गले सड़े पालक की सब्जी बनाने वाली हूँ। इसमें से मैं अच्छी अच्छी पत्तियाँ छाट रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है माँ जी। अरे ताजी चीजों का स्वाद अलग ही होता है। आप बताओ, इन खराब पालकों को मैं बनाऊं कैसे? एक काम करो, आप रहने दो, मैं मार्केट से पालक लेकर आती हूँ और आज अपने मायके जैसा पालक बनाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है फिजूल का खर्चा करने की। अरे जब सामान है तो दूसरा क्यों लेकर आना? तू जाकर अपना काम कर। सही में माँ जी, आपको भी ना बस खाने से मतलब है और काम खत्म करना होता है। मैं तो ये पालक नहीं खाने वाली। इससे अच्छा तो मैं मेरे मायके में बनने वाली खिचड़ी खा लूं। जब देखो अपने मायके के गुणगान ही गाती रहती है, जिसे रोज ही इसके मायके में 56 भोग परोसा जाता है। इस तरह मीनल खाना बनाते हुए अक्सर अपनी सास को टोका करती, लेकिन सास बहू की कहाँ सुनने वाली थी। वो अपनी ही तरह से काम किया करती। एक रोज संडे के दिन नितिन तैयार होकर काम के लिए निकल रहा होता है तो साधना उसे टोकती है। अरे तू संडे के दिन कहाँ मजदूरी करने जा रहा है? माँ, आज बॉस ने कोई जरूरी मीटिंग रखी है और इसकी जगह अगले वीक में ऑफ लेने को कहा है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। ये ऑफिस वालों का तो अलग ही मामला है। अरे तो खाली पेट ही चला जाएगा क्या? रुक, चाय पी कर जा। बहू, अरे ओ बहू। गुड मॉर्निंग माँ जी। ठीक है, पहले जा और फटाफट कड़क चाय बना ला। नितिन को ऑफिस के लिए देर हो रही है। संडे को? क्यों? बिना राम कहानी सुनाए चाय नहीं बनाएगी क्या तू? रहने दे, मैं ही फटाफट बना लेती हूँ। नहीं माँ जी, मैं जाती हूँ ना और एकदम मस्त कड़क चाय बनाऊंगी अपने मायके जैसी। हाँ, लेकिन थोड़ा जल्दी, मुझे निकलना है थोड़ी देर में। मीनल रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए बर्तन चढ़ाती है। 15 मिनट बीत जाते हैं लेकिन चाय नहीं आती तो साधना रसोई में जाती है। बहू, एक इंसान के लिए चाय बना रही है या बारात के लिए? कितना समय लगा रही है? माँ जी, चाय को ढंग से उबालूंगी नहीं तो स्वाद कैसे आएगा? बस एक उबाल और आ जाए तो कप में डालकर ले आऊंगी। देखना, ये चाय पीकर उनकी वाह वाह नहीं निकली तो कहना। माँ जी, ये कहाँ गए? निकल गया वो ऑफिस। अभी अपने मायके की स्वादिष्ट चाय तो खुद ही पी ले। जरा सी भी अक्ल नहीं है। यहाँ उसे देर हो रही थी और ये महारानी है कि चाय को उबालने में लगी है ताकि स्वाद आए। अब वो तो चला गया बहू। ला, मैं ही पी कर देखूं तेरे मायके वाली चाय। हाँ आंटी, पीजिए ना, स्वाद आ जाएगा आपको। पड़ोसन मीनल के हाथ की बनी चाय पीती है और नाक सिकोड़ कर कहती है, अरे ये चाय है या काढ़ा? कितनी कड़वी हो गई है। अब 5-5 बार उबालेगी तो यही होगा। उसे कड़वी नहीं आंटी, कड़क कहते हैं। अब यहाँ किसी को अच्छी चाय पीने की आदत ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। समय बीतता है और मीनल के ससुर सुरेश का जन्मदिन आता है, जिसके लिए साधना सभी अड़ोसी पड़ोसियों को दावत पर बुलाती है। देख बहू, तेरे ससुर जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने आज सभी को दावत पर बुलाया है, इसलिए बाहर का खाना भी ऑर्डर किया है। तू ऊपर से कांच के बर्तन निकाल ले। क्या माँ जी, बाहर से खाना क्यों मंगवाया? इससे अच्छा तो आप मेरे मायके से मंगवा लेती। अरे भाग्यवान, जरा मेरे कपड़े तो निकाल दो। सोच रहा हूँ थोड़ा दोस्तों से मिलाऊं। अरे अपने जन्मदिन के दिन आप बाहर क्यों जा रहे हो? घर पर ही रहिए। वैसे भी शाम को मेहमान आने वाले हैं। पापा जी, आप कहें तो शाम का खाना आज मैं बनाऊं? अरे नहीं बहू, रोज तो घर का खाना बनता है। आज खास मौका है तो बाहर का खाना ही ठीक है। इससे तुम सास बहू को भी आराम मिलेगा। सुरेश के मना करने पर मीनल का मुंह बन जाता है। शाम को सभी लोग बैठकर दावत खा रहे होते हैं। ये दाल मखनी तो बहुत ही बढ़िया है। माँ, जरा एक कटोरी और देना। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। क्या दावत रखी है आपने? इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ, लजीज तो है, पर वो बात नहीं इस खाने में जो मेरे मायके के बने स्वादिष्ट खाने में होती है। अरे उसकी तो खुशबू से ही इंसान की भूख जाग उठती है।
बस कर बहू, आज भी अपने मायके के गुणगान गा रही है। मायके का खाना इतना ही स्वादिष्ट लगता है तो जाकर वही खाना पीना कर लिया करना। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो भाग्यवान, शांत हो जाओ। हाँ माँ, शांत हो जाओ। और मीनल की तो आदत है, आप जानती हो। अरे तो आदत सुधारे ना। हर जगह के खाने में अलग तरीके का मसाला, अलग तरीके का स्वाद होता है। ये बात इसके दिमाग में क्यों नहीं जाती है? हाँ बहू, तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। एक ही बात बार बार बोलने से क्या सुकून मिल जाता है तुझे? हाँ हाँ, मेरी मायके की तारीफ तो किसी से सही ही नहीं जाती। आप लोग खाइए ये खाना, मुझे नहीं खाना और ना ही किसी से बात करनी है। मीनल गुस्सा होकर बिना खाए ही चली जाती है। ये बात साधना को बहुत बुरी लगती है। अगले कुछ दिनों भी मीनल मुंह फुलाकर बैठी रहती है तो सास परेशान होकर उसकी माँ को घर बुलाती है। ये खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। कहीं ये लोग फिर से तो कोई दावत नहीं दे रहे। समधन जी, खाइए ना। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तू कहाँ थी? देख, मैं तेरे लिए आज खाना बना कर लाई हूँ। आजा बैठ जा खाने के लिए। मीनल, अब तो खाना खा लो। ये हमने नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारे मायके का स्वादिष्ट खाना है ये। तुझे मेरे हाथ की खाने की इतनी याद आती है तो घर आ जाया कर। ऐसे अपने मायके के खाने का उदाहरण देकर दूसरों की मेहनत से बनाए खाने को बुरा क्यों कहती है? हाँ, ऊपर से मुंह भी फुला लेती है। मानती हूँ माँ जी कि मैं कुछ ज्यादा बोल गई, माफ करना। अब से मैं कभी आपके बनाए हुए खाने की बुराई नहीं करूँगी। लेकिन आज ये खाना खाकर आप भी मानते हैं ना कि मेरे मायके का खाना स्वादिष्ट तो है। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और मीनल का गुस्सा भी छूमंतर हो जाता है। सुनैना रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है और खाना बनाने के बाद सुनैना सबके लिए खाना लगा देती है। टेबल पर दाल चावल, रोटी सब्जी सब था। ये देखकर सुनैना की माँ उर्मिला को तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन सुनैना की बड़ी बहन मधु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह कहती है, अरे ये क्या सुनैना, आज फिर दाल चावल बना दिया। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद है। कभी मैगी समोसा ऐसा कुछ भी बनाया करो। ये क्या हर वक्त बस यही बना देती हो तुम? एक तो तू कभी खुद कुछ बनाती नहीं है। बड़ी बहन तू है, लेकिन फिर भी तेरी छोटी बहन ही सब कुछ बनाती है। अरे जब वो बेचारी ये सब कर रही है तो तू चुपचाप खा क्यों नहीं लेती? कमी निकालना जरूरी है क्या? मैं कमी कहाँ निकाल रही हूँ? मैं तो बस बोल रही हूँ कि मुझे ये सब नहीं पसंद है तो मैं ये सब नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन हमेशा ये सब बनाना जरूरी है क्या? कल भी मैंने दाल चावल ही खाए थे और फिर आज भी ये। दीदी, अब हर रोज मैं बाहर का कुछ नहीं बना सकती ना। और आपने दिन में समोसे खाए थे तो रात में दाल चावल ही खा लो ना। हर जगह आपको दाल चावल ही खाने को मिलेगा। देखो, मैं तो नहीं खाऊंगी दाल चावल। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब नहीं खाऊंगी मैं, लेकिन फिर भी बना दिया है। मैं नहीं खा रही है दाल चावल। मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करने। सुनैना तू खा, इसे तो पता नहीं सड़ी हुई चीजें क्यों पसंद आती हैं। खाने दे, जो खाना है खाए। तू ये खा। थोड़ी भी अकल नहीं है इस लड़की में। छोटी बहन सब बना रही है लेकिन खाने की कदर नहीं है इसे। माँ, खाने की बहुत कदर है, तभी तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे क्या खाना है। लेकिन अब जो मुझे खाना होता है ना, वो बनता तो है नहीं, तो इसमें क्या ही मेरी गलती है। कभी अपनी लाडली बेटी को कुछ बोल भी दिया करो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो खुद अपनी मर्जी से बना दे जो मुझे अच्छा लगता है। तू यहाँ हमें शांति से खाने दे। तू तो मंगवा रही है ना अपने लिए बासी गंदा खाना, तो वही खा, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर होकर, क्योंकि हम तो यही खा रहे हैं और हमें थोड़ा शांति चाहिए। मधु वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद मधु बाहर से खाना ऑर्डर करती है। और काफी देर में जब ऑर्डर किया हुआ खाना आता है तब भी मधु कुछ खाती है। और मधु को शुरू से ही घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो ऐसे ही अक्सर करती थी। इन सब बातों से उर्मिला भी कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अब भला अपनी ही बेटी को क्या कहे। उर्मिला भी इसलिए चुप हो जाती है। कुछ दिनों बाद मधु के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है, जिसके बारे में जब उर्मिला को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह मधु और सुनैना को बताते हुए कहती है, आज तो भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई है हमारे ऊपर। मधु के लिए एक बहुत ही बड़े
और अच्छे परिवार का रिश्ता आया है। उनका कहना है कि उन्हें मधु बहुत अच्छी लगी है, इसलिए उन्होंने ये सामने से रिश्ता भेजा है हमारी मधु के लिए। अगर हम हाँ कर दे तो जल्दी बात आगे बढ़ेगी। माँ, आपने क्या खबर सुनाई है? सच में बहुत मजा आ गया। ये खबर सुनकर तो बात आगे बढ़ाते हैं ना। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी शादी की बातें हो रही हैं और कोई मुझसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है। पूछना क्या है मधु, ऐसे रिश्ते बार बार थोड़े आते हैं। उनके परिवार के बारे में काफी सुना भी है। लेकिन माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है और मैं उस लड़के से मिली भी नहीं हूँ कभी। मिली नहीं है तो मिल लेना। तू मिलेगी लड़के से तो तू भी कहेगी कि माँ बात आगे बढ़ाओ, क्योंकि तूने देखा है लड़के को। वो है ना नुक्कड़ पर जिनका बहुत बड़ा सा घर है, काफी अमीर है, उन्हीं का बेटा है अर्जुन। उन्हें तू बहुत पसंद आई है। वैसे अर्जुन को कई बार देखा तो है मैंने, इतना भी बुरा नहीं है। शादी तो कर ही सकती हूँ, लेकिन एक बार माँ आप बात कर लो कि शादी से पहले मिलने की। चल ठीक है, अगर तू इतना बोल रही है तो मैं उनसे बात करती हूँ इस बारे में कि वो तुम दोनों को एक बार मिलने दे, ताकि तुम एक दूसरे को जान सको, क्योंकि शादी भी तो तुम दोनों को ही करनी है। उर्मिला लड़के वालों से बात करती है और वो भी मान जाती है। दोनों परिवार की रजामंदी से कुछ ही दिनों में अर्जुन और मधु की शादी भी हो जाती है। शादी का पहला दिन था और मधु सबके साथ खाना खाने बैठती है तो मधु देखती है कि वहाँ बस सलाद था। ये देखकर मधु अपनी सास नीलम और पति से कहती है, ये क्या माँ जी, यहाँ तो बस सलाद ही है, बाकी का खाना रसोई में है क्या? मैं लेकर आती हूँ, 1 मिनट। बहू, यही सलाद हम भी खाते हैं। हमें अपनी सेहत की बहुत चिंता रहती है, इसलिए हम सलाद ही खाते हैं ज्यादातर। अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो तो अब तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा। माँ जी, लेकिन मुझे ये सब खाने की आदत नहीं है। मैं ज्यादातर बाहर का ही खाती हूँ, फिर मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ? मैं अपने लिए कुछ और अलग बना लेती हूँ, आप ये सब खा लीजिए। नहीं बहू, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारे घर में सभी लोग एक ही चीज खाते हैं, किसी के लिए कुछ अलग नहीं बनता। और कुछ दिनों में तुझे भी सलाद खाना पसंद आएगा। मधु को अपने ससुराल में दाल चावल भी नसीब नहीं हो रहा था और वो किसी से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन ये सब मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कई दिन हो जाते हैं और मधु ने बस सलाद ही खाया था। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी माँ के घर आती है तो बोलती है, माँ जल्दी से दाल चावल ले आओ, बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। दीदी, आप यहाँ इतने दिनों बाद आई हो। आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। अभी जल्दी से मैगी या समोसे बना कर लाती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना ये सब? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे दाल चावल ही पसंद है और वो ही खाने का मन कर रहा है। तू तो एक भूखे की तरह बस खाना ढूंढ रही है। तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या, जो तू इतना झटपटा रही है? क्या हुआ अब, तुझे नहीं खाना क्या समोसे मैगी? माँ, मैं जिस ससुराल में गई हूँ ना, वहाँ दाल चावल ही नहीं मिल रहा है, बस सब लोग सलाद ही सलाद खाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए हैं और मैं दाल चावल खाई नहीं हूँ। भूख बढ़ती जा रही है अब तो। माँ दीदी, आप रुको यहीं, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ दाल चावल। मधु नॉर्मल खाने के लिए बहुत ज्यादा ही छटपटा रही थी और कुछ देर बाद सुनैना गर्मा गर्म दाल चावल लेकर मधु के पास जाती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी उसकी सास का फोन आ जाता है और वो मधु को वापस घर बुला लेती है। इतने दिनों से मधु सलाद ही खा रही थी तो वो बस अब दाल चावल को ही तलाशने लग जाती थी। कुछ दिनों बाद मधु को चक्कर आते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी नीलम आती है और उसके मुंह पे पानी डालते हुए कहती है, बहू, क्या हुआ बहू? तू ठीक तो है ना? तुझे चक्कर कैसे आए? मैं तुझे तेरे कमरे तक लेकर चलती हूँ और खाने को भी लाती हूँ, शायद तुझे कमजोरी हो गई है। नीलम मधु को लेकर कमरे में जाती है। मधु के लिए नीलम कुछ खाने को लाती है और खिलाने लगती है, लेकिन मधु कुछ भी खाने से मना कर देती है। बहू, क्या हुआ? तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? देख रही हूँ मैं तुझे कब से। तुझे कितने दिनों से कमजोरी हो गई है और अब तू कुछ खा भी नहीं रही है। ऐसे तो तेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी ना। माफ करना माँ जी, मेरी तबीयत इसलिए खराब हुई है। मैं बहुत कुछ खाती थी, लेकिन दाल चावल मेरे घर में रोज बनता था और मैं वो ही कभी नहीं खाती थी। और मेरी किस्मत देखो, मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ दाल चावल ही नसीब नहीं होते हैं। अच्छा, तो तेरी तबीयत इसीलिए खराब हुई है? जी माँ जी, मुझे दाल चावल खिला दो, मेरा ना बहुत मन है दाल चावल खाने का।
मधु की बात सुनकर नीलम उसके लिए दाल चावल बनाती है और अपने हाथों से उसे खिलाती भी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।